नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी और हर बार की तरह इस बार फिर हम लोग फिर किसी ऐसे मुद्दे पर जो महिलाओं से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को उन चीजों का लाभ नहीं मिल पाता, ऐसे विषय को लेकर हम हाजिर हैं। और आज बात करेंगे उन तमाम सुविधाओं की जो होकर भी महिलाओं के लिए या तो उपलब्ध नहीं होती, या फिर वो उनका लाभ नहीं उठा पाती, या फिर वो सिर्फ कागजी किताबों में ही कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। तो इस पर बात करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इसके लिए, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सरकारी महकमों से लेकर निजी क्षेत्रों तक में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम, सुविधाएं और प्रावधान बनाए गए हैं। कई संस्थान ऐसे भी हैं जहां महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी झूला घर या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इस तरह की सुविधाएं सिर्फ निजी क्षेत्रों के उच्च स्तरीय संस्थानों में ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं तो दूर, कई बार मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। ये सुविधाएं मात्र कागजी तौर पर देखी जा सकती हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उन मूलभूत सुविधाओं की जो अनिवार्य होने के बावजूद महिलाएं उनका लाभ नहीं उठा पाती। यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में शौचालय जैसी सुविधाएं भी महिलाओं की पहुँच से दूर हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे संस्थानों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन होते हुए भी वहां या तो ताला लगा होता है या फिर सफाई का अभाव देखने को मिलता है, जिससे उसका लाभ चाहकर भी महिलाएं नहीं उठा पाती। ये तो रही मूलभूत सुविधाओं की बात। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ मिलना तो दूर, महिलाओं को उनकी जानकारी तक नहीं होती। ऐसे में अब जब सरकार महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाने और उन्हें लाभ देने की बात कर रही है, ऐसी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है जो होते हुए भी न होने के बराबर है। अगर हम महिला सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहते हैं तो इस और ध्यान देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अभाव असुरक्षा को जन्म देता है और इससे बचने के लिए वो तमाम रास्ते खोलने की जरूरत है जो सुरक्षित और सुविधाजनक हो। लेकिन शायद ही इस बारे में सरकार का ध्यान सरकारी दफ्तर या सार्वजनिक क्षेत्र खींच पाए हैं। तो आज नारी में हमारा खास विषय यही होगा कि सुविधाओं से आखिर वंचित क्यों है महिलाएं, और चाहकर भी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद कई बार उन्हें नहीं मिल पाती, और कई बार अपराधों को भी इस तरह की चीजें जन्म देती हैं, ये देखने में आया है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। बता दूं, शील धाबाई जी पूर्व महापौर बीजेपी से फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है आपका शील जी। डेजी शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, जो कि एक शिक्षक है। डेजी जी, आपका भी स्वागत है। बुलबुल पाठक जो कि स्टूडेंट है, और निशा पारिक जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब मैं अपने इस विषय पर बातचीत की शुरुआत करूंगी निशा पारिक जी से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। निशा जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया और आपने इस रिपोर्ट में भी देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं उन सुविधाओं के बारे में, खास तौर से सरकारी दफ्तरों या सरकारी संस्थानों में ये स्थिति ज्यादा देखी जाती है कि वहां पर सिर्फ महिलाओं ही नहीं, पुरुषों के लिए भी कई सारी सुविधाएं नहीं होती। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं के लिए होती है कि उपलब्ध हो संस्थान में ही सुविधा, ताकि आसपास कहीं उसे नजर दौड़ाने की जरूरत ना पड़े कि वो अपनी जरूरतों के लिए कहीं और आश्रित है। और कई बार इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, सुरक्षित भी नहीं होती। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने फील्ड में भी काम किया होगा, इस तरह के संस्थानों में भी जरूर आपके चक्कर लगे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन से आप बेहतर वाकिफ होंगी। निशा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जानना चाहूंगी कि निशा जी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में।
नहीं। चलिए, शील जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। शील जी नहीं है। तो डेजी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डेजी, आपसे मेरा सवाल अब रहेगा, क्योंकि दो मेहमान अभी फिलहाल मौजूद नहीं है स्टूडियो में। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप इस सिचुएशन से वाकिफ हैं कि सरकारी दफ्तरों में कई बार ये सिचुएशन होती है, अगर हम शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की ही बात करें तो कई बार ये सिचुएशन होती है कि या तो शौचालय बने होते हैं, उसमें ताला डला होता है, दरवाजे ठीक नहीं होते, ढांचा ठीक से नहीं बना, या फिर साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, तो महिलाएं चाहकर भी उनका उपयोग नहीं कर पाती। और ये जो सिचुएशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि कई बार सुरक्षित भी नहीं होती इस तरह की चीजें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं, जितनी भी सुविधाएं उनके लिए सरकार ने करी है, आजादी से लेके अब तक अगर हम देखते हैं तो संविधान के माध्यम से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सुविधाएं उन तक पहुंची हैं। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं या तो कागजों में सिमट के रह गई हैं, या फिर उनका जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब इसमें सबसे बड़ी मैं कहूंगी कि जो बराबरी का हक है या जो महिला सशक्तिकरण है वो कागजों पर हुआ है, लेकिन हमारे दिल में, हमारी आंखों में और हमारी सोच में अभी भी महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की महती भूमिका समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई है। आप देखेंगे कि जितना भी भारत का इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें भारत 20% देशों में सबसे नीचे के देशों में आता है। अगर हम देखेंगे कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं तो वो भी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर 20 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। ऐसे में इतने सारे कानूनों सुविधाओं के होते हुए जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, दफ्तरों में जाती हैं, सरकारी जगहों पे जाती हैं या पब्लिक लाइफ में आती हैं, अगर उनको भी इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है तो ये अपने आप में बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जो सैनिटेशन है, जो हाइजीन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, आपके वेलबींग का। और अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो ये यकीनन आपकी प्रोग्रेस में, आपकी प्रगति में बहुत बड़ा एक बाधक सिद्ध होता है। आपने बहुत सही कहा कि बहुत सारी जगहों पे अगर ये सुविधाएं उपलब्ध भी होती हैं तो उनकी साफ सफाई जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। हालांकि मोदी जी के ये स्वच्छ भारत अभियान के बाद से मैं कहूंगी फर्क आया है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि लगभग जो शौचालय है वो हर जगह पहुंचा तो है, लेकिन उसका समुचित जो उपयोग है वो सरकार पे नहीं डिपेंड करता, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें महिलाओं को ही खुद आगे आना होगा। ये उनकी समस्या है, वो डेली इस समस्या से गुजरती हैं। अगर सब महिलाएं ये समझेंगी कि ये बेसिक हाइजीन, बेसिक सैनिटाइजेशन उनका हक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी समस्या इस देश में होगी कि सुविधाएं हैं पर वो उनका लाभ नहीं ले पा रही हैं। इसका केवल एक मात्र कारण यही है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए अवेयर नहीं है, उनमें वो जागरूकता नहीं है, उनमें वो चेतना नहीं है कि हमारे लिए अगर अधिकार है तो हम उनका उपयोग कैसे करें। तो ये इस कार्य में मुझे लगता है कि महिलाएं खुद ही अपनी सबसे बड़ी जो भूमिका है, अपनी सबसे बड़ी मदद है वो महिलाएं कर सकती हैं। और विशेष रूप से वो महिलाएं जो सत्ता में बैठी हैं, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस में है, जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, मुझे लगता है उनका रिप्रेजेंटेशन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो महिलाओं के इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मेन स्ट्रीम में ज्यादा आएंगे, उनके ऊपर ज्यादा चर्चा होगी, उनके ऊपर ज्यादा बात होगी, तो जागरूकता अपने आप से फैलेगी। बहरहाल मीडिया का, एजुकेशन का इसमें अपने आप से एक महती रोल है जो ये इंस्टीट्यूशंस जो है और मीडिया है वो निभा सकता है। और इसको भी जैसे स्वच्छ भारत अभियान को आपने एक जन अभियान के रूप में हमने देखा है अभी माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में, तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं को जो स्वच्छता है, महिलाओं की जो बेसिक सुविधाएं हैं, इसके ऊपर भी अगर एक कैंपेन चला जाएगा तो उससे महिलाओं में ये जागरूकता आएगी कि ये सुविधाएं जो सरकार ने उन्हें दी हैं उसे हासिल करना उनका हक है। और जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बिल्कुल, तो शुरुआत होती है आवाज उठाने से या बात करने से बात निकलती है और तब जाकर कई बार काम होता है। और वही हम कोशिश कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नारी के माध्यम से कि इस तरह के मुद्दों को उठाया जाए ताकि ये नजर में आए और इन पर काम हो सके। बुलबुल पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि एक स्टूडेंट है। बुलबुल, आपने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है कि सुविधा होते हुए भी आप नहीं ले पा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठना पड़ रहा है कि यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर जैसे भी संभव हो पाए उस सुविधा को बाहर से लेने की कोशिश की हो?
हाँ जी, मैंने बहुत बार देखा है। अगर हम लोग कहीं भी बाहर किसी कैंप में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशंस देखते हैं, बस स्टॉप्स देखते हैं, इवन टूरिस्ट जगह पर भी जो वॉशरूम्स की जो सुविधाएं होती हैं गर्ल्स के लिए वो बहुत ही बुरी स्थिति में मिलती है हमें। कई बार हम लोगों को खुद को सोचना पड़ता है कि हम यूज करें या ना करें, क्योंकि पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है गर्ल्स के लिए। क्योंकि गर्ल्स ऐसे तो है नहीं खुले में शौच जाएंगी या फिर कुछ करेंगी, उन्हें एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं जहां का उसका चार्ज वो लोग मिनिमम लेते हैं 5 रुपीज। लेकिन अगर हम उनको अंदर से जाकर के देखेंगे, उनकी देखेंगे कि वो कितने हाइजीन है, तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो हम लोगों को उस जगह भी विचार करना पड़ता है। और दूसरा चीज मैं मुद्दा यहाँ पे लाना चाहूंगी, हम लोग पर्सनल हाइजीन की तो बात करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए सुरक्षा का है। आज हमारे लिए कितनी सुरक्षा है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एजुकेशन ले लोगे, आप अच्छे स्वस्थ भी होगे, लेकिन अगर आप इस पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सेफ नहीं हो तो आपकी एजुकेशन, आपकी सुरक्षा, आपके कहीं भी मैटर नहीं करती है जब तक आप कहीं भी सेफ नहीं हो। आज हमने इतना बड़ा उदाहरण देखा, इतने हमारे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा एक डॉक्टर को विद इन मिनट्स, जिसने इतने सालों में अपनी मेहनत करी, पढ़ाई की और उसके बाद में एक डॉक्टर बनी। उसके साथ में क्या हुआ, चंद घंटों की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो कहाँ हमारे मुद्दे, जो हमारी सरकार एक सेल्फ डिफेंस की एक इतनी अच्छी योजना उन्होंने चलाई है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में रह गई है, प्रोग्राम बन के रह गई है। 7 दिन का आप सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम कराते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की को या एक महिला को आप 7 दिन के सेल्फ डिफेंस के अंदर ऐसा सक्षम बना दे कि वो 4 युवकों से अपना बचाव कर सके? शायद नहीं। तो इसको भी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? ऐसी ऐसी चीजें क्यों नहीं की जाती? आज हमें बस स्टॉप में, बस में ट्रेवल करने, ट्रेन में ट्रेवल करने, इवन अगर पुलिस स्टेशन पे जाते तो कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है कि नहीं, शायद हम सुरक्षित नहीं है, नहीं हम शायद सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिन का समय हो चाहे मध्य रात्रि का समय हो। तो सबसे मेन मुद्दा है पर्सनल हाइजीन तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पूरे देश के लिए महिला सुरक्षा। बिल्कुल, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के मद्देनजर हम ये विषय भी रख रहे हैं कहीं ना कहीं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो महिलाएं तलाश करेंगी, अगर वो बाहर निकलती हैं तो बाहर की दुनिया कितनी सुरक्षित महिलाओं के लिए है, ये हम खुद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस तरह की अलग अलग घटनाओं से हम ये सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को मद्देनजर कई सारी योजनाएं जरूर सरकार चला रही है, लेकिन इस तरफ शायद सरकार का अभी तक रुख या ध्यान नहीं गया है कि पहले हम बेसिक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी असुरक्षा का एक बड़ा कारण है। शील धाबाई जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। स्वागत है शील जी आपका। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी शील जी कि सरकार या जितनी भी पार्टियां सरकार में होती हैं, नई नई योजनाएं बनाने पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन उन योजनाओं पर ध्यान नहीं जाता या उन मूलभूत चीजों पर ध्यान नहीं जाता जो होकर भी आम जनता को या खास तौर से महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा कि जो भी सरकार होती है महिला सुरक्षा उसकी प्राथमिकताओं में होती है। और बड़े बड़े कानून बनाए हुए हैं आजादी के बाद से, जो सती प्रथा थी वो भी, उस पर भी कानून बने, राइट टू एजुकेशन उस पर भी कानून बने, और ये डायन प्रथा पर भी कानून बने, डावरी पर भी कानून बने, मैरिज, चाइल्ड मैरिज पर भी कानून बने। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, हकीकत में अगर हम जाके देखें तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। आज भी देखिए कि लड़कियों की शादी, चाइल्ड मैरिज जो आखा तीज होती है उस पर कितनी लड़कियों की शादी हो जाती है। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन फिर भी देखिए कि पूरी सुविधाएं उनको नहीं है। उनकी कई बार तो ऐसा होता है कि ड्रॉप हो जाती है क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं होती। स्कूलों में भी वो सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से और भी सबसे बड़ी जो बात जैसे इन्होंने उठाई कि ये सारी चीजें, चाहे हमारे 33% हम अपने पुलिस में भर्ती की भी बात कर लें, चाहे महिलाएं आसमान पर भी उड़ रही हैं, आज फ्लाइट उड़ा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए महिला सुरक्षित नहीं है। जब तक महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगी तब तक
वो किसी भी क्षेत्र में खुलकर काम नहीं कर सकती है। आज आप देख लीजिए डोरी की भी, जैसा कि मैंने कहा कि क्या स्थिति है, कोई रोक नहीं है। डाइन प्रथा राजस्थान में भी इतनी सख्ती से लागू किया गया, लेकिन आज भी देख लीजिए कितनी बेटियों को जला के मार दिया जाता है। बेटी की बात करें, बेटी सुरक्षा, उसको घरों में ही समाप्त कर दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया और उसका काफी इम्पैक्ट भी आया, और स्पेशली राजस्थान में तो काफी प्रोग्रेस भी हुई। लेकिन आज बात करें, पढ़े लिखे समाज की भी हम बात करें, तो आज गर्भ में ही जिस तरह से बालिकाओं का समाप्त कर दी जाती है, उनको आने से रोका जाता है, और स्लोगन भी लगातार ये दिखाए जाते हैं कि बेटी कह रही है कि मां मुझे बाहर आने दो। एक ऐसी मार्मिक अपील बालिकाओं के बच्चियों की तरफ से आती है, लेकिन प्रैक्टिकल ये नहीं है। जब तक महिलाएं अपनी आवाज, तो महिलाएं तो उठा रही हैं, महिलाएं कितनी भी आवाज उठा ले, लेकिन जब तक पुरुष की मानसिकता नहीं बदलेगी और पुरुष बराबर में उनको हक देने के लिए अपना मनमानस को चेंज नहीं करेंगे, तब तक इन सब कानूनों को, सिर्फ कोई कानूनों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता। और मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता। कोई भी अगर इस बात को अपने कहना चाहिए कि कमिट करे कि नहीं हमें करना है, एक इच्छा शक्ति जब तक पैदा नहीं होगी तब तक महिलाओं की स्थिति ऐसे ही डामाडोल चलती रहेगी। बिल्कुल, तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक कैसे कोई चीज कारगर साबित हो सकती है। हमारे साथ निशा पारिक जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। निशा जी, स्वागत है आपका। आपसे मेरा वही सवाल है, जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, शिखा पारिक, माफ कीजिएगा। तो शिखा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से आपने भी ऐसी कई सिचुएशंस देखी होंगी, क्योंकि सरकारी सेक्टर्स में भी जाना आना होता है, और खास तौर से ये तस्वीर नजर आती है कि मूलभूत सुविधाएं भी महिलाओं के लिए नहीं हो पाती। शौचालय सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर कई बार होते हुए भी या तो साफ सफाई नहीं होती या फिर ढांचा भी बना नहीं होता, और अगर बना होता है या तो ताला मिलेगा या फिर दरवाजे टूटे होंगे, या किसी भी तरीके से महिलाएं उनका उपयोग नहीं कर पाती। ऐसी सिचुएशन सबसे ज्यादा आपने भी देखी होंगी सामाजिक सेक्टर में काम करते हुए। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम मूलभूत सुविधाएं ही महिलाओं को नहीं देख पा रहे हैं, और खास तौर से सरकारी सेक्टर में, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अगर आपके ही सेक्टर में हम महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? देखिए, बात सुरक्षा की भी कर रहे हैं आप और मूलभूत सुविधाओं की भी, और साथ ही अपन बात करते हैं कि काफी सारे ऐसे प्लान्स हैं जो महिलाओं के लिए चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने जो नोटिस की है कि अगर हम कहें कि यहाँ 10 प्लान अगर महिलाओं के लिए चला दिए हैं, तो हम ये देखते हैं कि जागरूकता की बहुत कमी है। आज अगर मैं कहूँ, यहाँ हम लोग 4 बैठे हैं, हम चारों में से अब कहें कि 10 में से किसी को 8 पता होंगे, किसी को 7 पता होंगे। जागरूकता की बहुत कमी है, क्योंकि असल में उस चीज के बारे में जानकारी तब मिलती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। उससे पहले कितनी सारी चीजें, कितने सारे कानून, कितने सारे प्रावधान, कितने सारे उपाय जो सरकार ने हमारे लिए किए हैं, उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। जहां अभी आपने बात की कि सुलभ शौचालय काफी सारे बनाए गए हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था कहीं नहीं होती, लेकिन उसमें सुधार काफी कुछ आया है। मैं इसमें यही कहूंगी कि बहुत जो पहले स्थिति थी वो आज नहीं है भारत में। पहले अगर टॉयलेट लेडी को जाना होता था तो बस वो आसपास देखती थी कि कहाँ मैं जा सकती हूँ, कहीं कोई आड़ होनी चाहिए, टॉयलेट साफ होना चाहिए। उसमें जरूर सुधार आया है, लेकिन जिस तरह हम गूगल पे डाल लेते हैं कि कहाँ पर हमें देखिए कि एक रेस्टोरेंट कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, तो इस तरह से कुछ सुविधा इसके लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं हम मार्केट में घूम रहे हैं, मान लीजिए कि वो सिटी हमारी नहीं है, हम उससे इतने ज्यादा नहीं जानते हैं, तो वहां गूगल इसमें हेल्प कर सकता है। क्योंकि आजकल हर कोई गूगल को बहुत अच्छे से जान गया है कि किस तरह गूगल से पूछा जाए। चाहे आप देख लीजिए, ग्रामीण महिलाएं भी काफी गूगल करने लग गई हैं। तो जिस तरह से हम रेस्टोरेंट को या हॉस्पिटल्स को, मेडिकल शॉप को इवन देख लेते हैं गूगल पे, तो गूगल पे इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो वो थोड़ी उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। और अभी हम बात कर रहे थे आर्थिक, तो ये एक वाकई में बहुत अहम मुद्दा है। चाहे महिला पहले महिला है, अगर वो वर्किंग भी है, अगर वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो कहीं सर्विस कर रही है या
कुछ भी। तो सबसे पहले महिला अपना घर चलाती है, तो जाहिर तौर से जो सबसे पहला मुद्दा होता है वो आर्थिक रूप से थोड़ा उन्नत होने का होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज उसे घर चलाने की करनी है। अगर आर्थिक स्थितियां सही नहीं चल रही हैं तो उसे काफी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास जो लेडीज हैं उन्हें काफी मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि कभी सब्जियों के दाम बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो कभी दूध इतना अचानक से ऊपर हो गया है। तो वो चीजें तो एक कह सकते हैं कि हम जरूरी चीजें हैं घर में। तो ये चीज जो आपने आर्थिक वाली बात की, उसमें मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पहले घर चलाती हैं, बाद में वर्किंग है या सोशल एक्टिविस्ट है। बिल्कुल शिखा जी, मेरा सवाल दरअसल आर्थिक मुद्दे को लेकर नहीं था। मुख्य जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि सुविधाएं होते हुए भी उनके लिए उतनी उपलब्ध नहीं है या वो नहीं ले पा रही हैं, और दूसरा इसी से हम जुड़ा हुआ सुरक्षा का मुद्दा लेते हैं, क्योंकि अगर सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पा रही और उसके लिए उन्हें कहीं बाहर तलाशना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जहां पर सुविधाएं हैं वहां कहीं ना कहीं सुरक्षा भी है। लेकिन अगर सुविधाएं नहीं है, या यूं कहें कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी यह बात कही थी कि अभाव हमेशा असुरक्षा को जन्म देता है, तो ये कंडीशन कई बार देखने को मिली है। क्योंकि गांव में अब तो चलिए ठीक है कि शौचालय के निर्माण गांव में हो गए हैं घर घर में, लेकिन कई ऐसी खबरें आज भी मैं पढ़ती हूं कि अगर शौचालय के लिए महिलाएं बाहर गई हैं तो उनके साथ रेप या बलात्कार की घटना हुई है। तो इस नजरिए से अगर देखें तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसा आप कह रही हैं कि काफी कुछ बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंज आए हैं, लेकिन इस दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है हमें। बिल्कुल, इसको अगर ये पॉजिटिव हम कह रहे हैं, मैं एक महिला होते हुए अगर कह रही हूँ कि पहले से आज बदलाव आए हैं, तो इसको और अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि एक क्षेत्र में बदलाव आ गया है, फिर भी इतना बड़ा तबका ऐसा है कि जहां पर बदलाव की जरूरत है, तो इसे मैं कहूंगी कि मोटिवेशन ही मानिए कि अगर इतना क्षेत्र जो है वो सुधार के लिए अभी भी जरूरी है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। जहां अभी हमने बात की कि लोग जागरूक नहीं है, अभी एक रेप केस सामने आया था सभी के, वो डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि उन्होंने हेल्पलाइन की जगह घर पे कॉल किया। तो आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा भरोसा क्यों नहीं हुआ कि मैं वहां कॉल करूं। उन्हें क्यों लगा कि वहां से मदद आएगी या नहीं आएगी। ये जरूर संकोच तो रहा होगा कि उन्होंने वहां कॉल करने की जगह सोचा कि मैं अपनी बहन को कॉल करूं। तो एक सुरक्षा वाली बात हम कर सकते हैं कि इसमें क्यों भरोसा नहीं जता पा रही है सरकार अभी भी हम लोगों के मन में, तो ये एक कमी जरूर है। और साथ ही अगर बात करें कि ऐसे विक्टिम्स अभी भी खुले घूमते हैं, मतलब उन्हें जरा भी भय नहीं है, उन्हें बिल्कुल डर नहीं रह गया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारे देश में बलात्कार की सजा कभी भी मौत नहीं होगी, तो वो खुलेआम घूमते हैं। आप इसका देख लीजिए कि वो एक केस हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद में एक बच्ची कोटा में मिलती है झाड़ियों में, उसके कुछ ही घंटों बाद में तेजाब फेंकने की घटना होती है, तेजाब नहीं था, जलाने की घटना होती है। वो कब हुई? अगर उन्हें छोड़ा गया तो हुई, अगर उसकी बेल पर सुनवाई ही नहीं की जाती। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जब हम लोगों के सामने आते हैं कि केस फाइल भी हुआ है और वहां इस तरीके से कमियां आई हैं, तो जरूर भरोसा कम होता है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि बहुत जल्दी उन्होंने एक्शन ले लिया है, तो हमें भरोसा होता है कि नहीं, हमारे साथ में, हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार साथ में खड़ी है। लेकिन जब हम देखते हैं ऐसे केसेस बार बार एक के बाद एक, आप देखिए ना कि हफ्ते भर में 3 केसेस सामने आ गए। क्यों? इसके लिए हम सोचते हैं कि पहले राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर होगी, उसके बाद एक कमेटी बैठेगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उस पर सुनवाई की जाएगी। इस प्रोसीजर को क्यों हम छोटा नहीं कर सकते? क्योंकि केस दायर होने के बाद भी वक्त लगता है। तो एक फोन कॉल पे किस तरह से वो भरोसा कर लेती कि हाँ वो सुरक्षित हो जाएगी एक फोन कॉल करके। तो अगर हम बात सुरक्षा की करें, तो एक तो भरोसा जरूर किसी कमी की वजह से अभी महिलाओं में नहीं हुआ है, तो उस भरोसे को जगाने के लिए कुछ करना होगा। दूसरी चीज हम कहें कि कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए स्कूल कॉलेजेस में क्लासेस लगाई जाती हैं, लेकिन 2 दिन की क्लासेस में क्या बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगे? या आप भी सोचिए, अगर आप जूडो कराटे या कुछ भी सीखती हैं तो 2 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए रिपीटेशन होना चाहिए कि महीने में आप 2 दिन जाएं, फिर ठीक है आप क्वार्टरली जाएं। मतलब वो चीज वो भूल तो नहीं रही हैं बच्चियां। जिस तरह से गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जाती है, उसी तरीके से साइकोलॉजी के लिए सेशंस क्यों नहीं दिए जाते?
बिल्कुल, क्योंकि गुड टच बैड टच तो वो बाद में पहुंचेगी। साइकोलॉजिकली अगर उसे ट्रेन किया जाएगा कि उससे बात करने वाला व्यक्ति जो है उसकी मंशा क्या है वो समझ पाए। क्योंकि आज मैं अपने 19 साल के करियर में मैंने जब भी काम किया है सब ऐसे ही माहौल में किया है, तो वो आज मैं समझ पाती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जब बात कर रहा है तो उसकी नजरें कहाँ है, उसका मोटिव क्या है, वो इस पॉइंट पे बात क्यों कर रहा है, ये मुझे 19 साल ने सिखाया है। लेकिन बच्चियों को अगर हम कहें कि सेल्फ डिफेंस सिखाकर हम कह देंगे कि हाँ हमने अपना काम पूरा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पा रहा है, क्योंकि 2 दिन में नहीं सीख सकती। तो पहला मुद्दा तो यही है, अगर सुरक्षा की हम बात करें तो पहला भरोसा हम पर जताएं कि हाँ हम अच्छे से भरोसा कर पाए कि सरकार हमारी मदद करेगी। दूसरा पॉइंट अगर आता है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो 2 दिन की क्लास में भी 2 घंटों में नहीं सीख सकेंगी। रिपीटेशन जरूरी है, क्योंकि वो भूल जाएंगी। क्योंकि हमने आज सिखाया, कल ही उसे जरूरत पड़ जाए, ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसकी जरूरत ना पड़े। और तीसरा कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस चर्चा को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हम फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। उसके बाद डीसी जी कुछ कहना चाह रही थी, उन पर सीधे पहुंचेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उन सुविधाओं के बारे में जो बनाई तो महिलाओं के लिए गई है, लेकिन महिलाएं उसका लाभ नहीं ले पाती। और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये असुरक्षा का कारण भी उनके लिए बनता है। बिना देर किए डेजी शर्मा के पास पहुंचूंगी, जो अभी कुछ देर पहले हमारी चर्चा जारी थी। कुछ कहना चाह रही थी डेजी? हूँ कि चाहे शौच का मुद्दा हो, सुविधाओं का मुद्दा हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में सोच की है। हमने संविधान में, कानून में, अनेक प्रोग्राम में महिलाओं को बराबरी का हक तो दिया है, लेकिन हमारी सोच में वो बराबरी ना तो महिलाओं की सोच में आई है, ना ही पुरुषों की सोच में वो बराबरी आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं किसी पुरुष के बारे में कि वो बड़े फेयर हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत जस्ट है, बहुत सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। वहीं मैं किसी महिलाओं को ये कम्प्लीमेंट दूं कि वो बहुत फेयर है, तो आपका सीधा सीधा रुख उनके कम्प्लेक्शन की तरफ चला जाएगा। मैं किसी लड़के को कहूं कि वो बहुत बोल्ड है, तो आप उसको करेजियस उस तरह से देखेंगे। लेकिन अगर मैं किसी लड़की को कहूं कि वो बहुत बोल्ड है, तो सीधा सीधा जो एस्पेक्ट है वो उसके कैरेक्टर की तरफ चला जाता है। तो ये जो सोच है हमारी, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक चाहे वो देश का संविधान है, चाहे कोई भी कानून है, चाहे आप कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, उसका उपयोग नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत जीवंत उदाहरण देना चाहती हूं। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं। कहते हैं कि शिक्षा चेतना का सबसे पहला कदम होती है। तो जो यूनिवर्सिटी में शिक्षिका पढ़ा रही हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में 50% से ज्यादा जो शिक्षिकाएं हैं, वो शिक्षक हैं जो वो महिलाएं हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में या महारानी कॉलेज में, जो एशिया का सबसे बड़ा मल्टी फैकल्टी वीमेन कॉलेज है, आज तक वहां पे क्रेच की सुविधा नहीं है, जो किसी भी एम्पावर्ड, किसी भी वर्किंग वीमेन का पहला राइट है, ताकि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उतनी ही बाखूबी से निभा सके जितना वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको इस तरह की सुविधाएं, क्रेच जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी। अब ये प्रावधान तो सरकार ने बहुत पहले से कर रखे हैं, बहुत सारे कानूनों में ये स्पष्ट बात है। और जो महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं वो सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। उसके बावजूद भी प्रावधान है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है। मांग 1-2 बार उठाई गई, परस्यू नहीं हुई, तब भी जाके प्रशासन ने कुछ नहीं करा। तो इस तरह की बातों पे हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपनी सोच में ये लेके आएंगे कि हमें महिलाओं को सिर्फ अधिकार नहीं देने, बल्कि ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा पर्यावरण देना है जिसके चलते वो अपनी जो जिंदगी का हर रोल, चाहे वो माँ का रोल है, बहन का रोल है, हाउसवाइफ का रोल है, या फिर एक वर्किंग वीमेन का रोल है, एक प्रोफेशनल का रोल है, वो बाखूबी निभा पाए।
और यहाँ पे मैं एक और विषय जो है वो आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। कहते हैं कि जितना हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वीमेन को देंगे उतने ज्यादा जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी की जो हमारी संसद है, अभी हमारी जो लोकसभा है, उसमें मैक्सिमम वीमेन रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस बार 10% के आसपास, 10.9 यानी 11% के आसपास। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जब जब महिलाओं के मुद्दे आते हैं, कितनी महिलाएं सांसद उसको प्रखरता से संसद में उठाती हैं, ये भी एक सोचनीय वाला प्रश्न है। आपको सिर्फ महिलाओं को नाम की भागीदारी नहीं देनी, आपको सिर्फ राजनीतिक भागीदारी नहीं देनी। जब तक आप वीमेन को डिसीजन मेकिंग में नहीं लेके आएंगे, उनको निर्णय लेने की क्षमता में नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारे देश में जो जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी प्रावधान है, वो कागजों पे रह जाएंगे। क्योंकि वीमेन जब खुद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में होगी तो वो जरूर से बाय नेचर के लॉ के हिसाब से उसका ध्यान उन मुद्दों की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में महिला प्राचार्य है और उसको पता है कि वीमेन को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, पैड्स का जो सैनिटरी पैड्स है उसका डिस्पोजल ढंग से होना चाहिए, तो वो इन मुद्दों की तरफ ध्यान देंगी। तो यहाँ पे ये बात जरूरी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हम लेके आए, ताकि वो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको समझे। तभी जो कानून बने हैं, जो प्रावधान बने हैं, हम उनका बेहतर यूज कर पाएंगे। लेकिन जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, हम वीमेन को इक्वल पार्टनर नहीं बदलेंगे, और वीमेन का छोड़िए, हमें यह समझना होगा कि ये केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये देश की आधी आबादी का मुद्दा है, देश के आधे मानव संसाधन का मुद्दा है, ये एक मानव अधिकारों की बात है। हम कह रहे हैं कि आने वाली जो 21वीं सदी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सदी महिलाओं की और टेक्नोलॉजी की होगी। लेकिन अगर महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो हम उन महिलाओं से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपना 100% दे। आज जहां हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वीमेन की जो वर्क फोर्स है, जो वर्किंग वीमेन की जो पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज है, उसका हिस्सा है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो तभी बढ़ पाएगा जब आप उनको ये सुविधाएं देंगे। स्कूल में हम देखते हैं जो गर्ल चाइल्ड का मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेट होता है, उसका मेन कारण यही है कि शौचालय तो बन गए, या तो वो वर्किंग नहीं है, या फिर जैसा आपने कहा कि बहुत जगह टूटे हुए हैं, तो असुरक्षा का भाव जन्म लेता है, तो बहुत सारी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती है। इस छोटे से कदम की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम महिलाओं को रिटेन कर सकते हैं स्कूल में, उनका जो एजुकेशन रेट है वो बेटर होगा, उनमें सुरक्षा की भावना पहले से जन्म लेगी, तो आगे चल के वो एम्पावर्ड वीमेन बनेगी। वहां पर उसके जितने अधिकार हैं उन सब के बारे में अगर प्रॉपर जानकारी दी जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे यहाँ पे बना है, वर्क फोर्स एक्ट है, लेकिन कितनी सारी वर्किंग वीमेन ऐसी हैं जिनको इस एक्ट के बारे में पता है। ये बहुत एक सोचने वाली बात है। एक्ट के दौरान हर एक कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में आपने कमेटी तो बना दी, लेकिन क्या आपने उन महिलाओं को जो वहां उस जगह पे काम कर रही हैं उसके बारे में बताया? नहीं बताया। तो जब तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम नहीं चाहते। हमने कानून को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रोविजन लाया, लेकिन झंझट कौन पाले, महिलाओं को आगे बढ़ाए कौन? समस्या सोच की है, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलेगा। और उसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा। और जितने हमारे हम देखते हैं कि वीमेन के, आपको मैं कहना चाहूंगी, प्रोग्राम्स हैं, वो मोस्टली वीमेन सेंट्रिक हैं। ज्यादातर महिलाओं के ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें समझाइए। पर मैं कहूंगी कि इसमें आपको मेल को भी बराबरी से शामिल करना होगा, उनको भी आपको शिक्षा देनी होगी, उनको आपको संस्कार, वो वैल्यूज, वो चीजें बतानी होंगी, उनकी सोच में इक्वालिटी डालनी होगी कि महिला के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। आप एक महिला के कारण ही जन्म लिया है, आपने इस दुनिया में आए हैं। जब तक आप उसको बराबरी का हक नहीं दे सकते, समाज एक बेहतर समाज नहीं बन सकता। तो ये पॉइंट भी बहुत फोकस करने की जरूरत है कि जितने वीमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम है, जितने वीमेन की सुविधाओं के प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वीमेन पे सेंट्रलाइजेशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ वीमेन के फोकस ना हो, बल्कि मेल को भी उसमें शामिल किया जाए और उनको सिखाया जाए, उनका सेंसिटाइजेशन उस तरीके से हो, तो जाके मुझे लगता है एक बेहतर समाज की हम भूमिका पूरी तरह से निभा पाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए सुविधाएं हो ही नहीं, वो सुविधाएं वर्किंग भी हो और महिलाएं उनका लाभ भी ले सकती हो, बशर्ते वीमेन खुद अवेयर हो और मेल भी उसमें बराबरी से अपनी भूमिका निभाए। बिल्कुल, तो जागरूकता तो अहम मुद्दा है ही, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं हैं, आवाज नहीं उठा सकते, तो इस और कदम बढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता है। ठीक बात कही डीजी जी ने।
इसके साथ एक और बात अभी निकली थी जो कि शिखा जी ने कही थी कि गूगल मैप पर कई बार हम सर्च नहीं कर सकते कि वॉशरूम कहां पर है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जगह जगह या बहुत ही नजदीकी पर वॉशरूम बने ही नहीं हैं। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, उसी तरह ये चीज वॉशरूम्स पर भी अप्लाई नहीं होती। मैं अगर उदाहरण दूं इंदौर जैसी सिटी का, जो स्वच्छता सर्वे में 3 साल से लगातार आगे है, एक उदाहरण के तौर पर अगर इसे लिया जाए कि केवल जो शहर है वही स्वच्छ नहीं रहता, बल्कि हर आधा से 1 किलोमीटर के अंदर वहां पर वॉशरूम बने हुए हैं, महिला और पुरुषों दोनों के लिए। और बहुत ही आसानी से गूगल में ये सर्च किया जा सकता है कि कितनी दूर या कहां पर कौन सी दिशा में कोई शौचालय उपलब्ध है जहां पर जाकर वो उपयोग कर सकते हैं। शील जी, आप महापौर रह चुकी हैं जयपुर की, आपसे बेहतर और शायद कोई इस चीज को न समझ पाए कि यहां भी कहीं ना कहीं हम काफी पीछे रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम, हालांकि ये जयपुर का ही नहीं, ये तो पूरे राजस्थान का सवाल है या देश में जहां पर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है हम वहां की बात कर रहे हैं, कि अगर हम फोकस ही नहीं करेंगे तो कैसे कोई चीज होगी। अगर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से चीजों को जोड़े, सुविधाओं को भी अगर जोड़े, तो वो तो शो तब होंगी जब वहां पर चीजें होंगी, और अगर होंगी ही नहीं, हम डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, तो हम इस दिशा में भी कैसे आगे कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए, जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरा फोकस फर्स्ट डे से जिस दिन ज्वाइन किया था, मैंने स्टेटमेंट भी सबसे पहले प्रेस वार्ता में यही कहा था कि मेरी प्रायोरिटी महिलाओं के शौचालय बनाने की होगी। क्योंकि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, मैं जब स्टूडेंट थी तो जयपुर में एक बार आई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, पूरे मार्केट में कहीं नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि महिला शौचालय स्पेशल होने चाहिए, इसके लिए मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है महिला के लिए। और दूसरी बात, जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो आज सब महिलाओं की तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लगता है, वो है न्यायपालिका का। आप देखिए, और अदर्स जो केस होते हैं उन पर ज्यादा समय नहीं लगता सुनवाई में, लेकिन जब कोई रेपिस्ट के खिलाफ कोई केस होता है, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई तरह के प्रेशर बनाए जाते हैं, उसमें पुलिस में इंक्लूड होती है कि वो ये इनके प्रकरण दबाव में आके केस वापस ले ले। अगर केस चल भी जाता है तो वो ट्रायल होते होते लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके बावजूद सब कुछ प्रूफ होते हुए भी वो राष्ट्रपति पर दया याचिका के लिए चला जाता है। ये क्वेश्चन मार्क ऐसा है। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति जो हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी रही थी, उनके समय भी केस आए थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहती कि बहुत कम फांसी के केस हुए थे। प्रणब मुखर्जी आए, उन्होंने तुरंत फांसी दी थी। लेकिन हमारी न्यायपालिका में सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि फास्ट ट्रैक बने और ऐसे मामलों में तुरंत से कार्रवाई हो, ताकि लोगों को, महिलाओं को स्पेशली, वो न्यायपालिका पे विश्वास पैदा हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर हमें सुरक्षा मिले। तो ये सबसे बड़ी बात जो है जिस पर किसी भी सरकार को या सभी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये हमारे जो संस्कार है, जो हमारे भारतीय संस्कृति है, वो हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए कि अगर घर का पुरुष अपनी बीवी के साथ जैसा व्यवहार करता है, वही व्यवहार उसका बेटा अपनी बीवी के साथ में करेगा, तो ये परंपरा चल जाएगी। तो शुरुआत वहीं से रोका जाए। आप अपने घर में अपनी महिलाओं को इज्जत दीजिए, ताकि अपने बच्चे ये सीखें और आगे भी महिलाओं को सम्मान दें। तो मैं समझती हूँ जब तक नारी को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा, आज आप देख लीजिए, राजनीति की हम बात करें तो आपने 33% आरक्षण दे दिया, महिलाएं सरपंच बन गई, एमएलए बन गई, एमपी बन गई, पर आज होता क्या है कि जब वो पंचायत के बीच में जाके बैठती है तो उसका पति उसके पीछे से उसको गाइड करता है। वो अपनी जो गाड़ी है उस पर लिखाते हैं सरपंच पति या वो एमपी पति, तो ये सारे डेजिग्नेशन वो ले लेते हैं। वो उनकी मानसिकता है ही नहीं कि उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी दी जाए। कि पंचायत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है, वहां पर भी उसको ये आदेश होता है कि आप घूंघट निकाल के बैठेंगी। चलिए, घूंघट भी निकाल लिया, मानक दबाव में समाज के सम्मान के लिए निकाल भी लिया, लेकिन उसको सिर्फ ये कहा जाता है आप साइन कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 100% ऐसा नहीं होता है। महिलाएं पढ़ लिख गई है, जैसे जैसे जनरेशन आ रही है उनमें
कॉन्फिडेंस भी आया है, स्वतंत्र निर्णय भी आया है, लेकिन बात यही है कि जब तक पुरुष का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको फोर्सफुली नहीं करवाया जा सकता। हालांकि सरकार ने अभी आदेश दे दिए कि जब भी कोई मीटिंग होगी तो उन जो महिलाएं उनके पति अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी घर पे प्रेशर रहता है। तो मानसिकता सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उनके निर्णय लेने में स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रेरणा देने के लिए, उनको खुला छोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पुरुष की मानसिकता बदली जाए। आप देख लीजिए, मजदूरी करने एक महिला जाती है, वो भी सुबह 8 से 5 बजे तक मजदूरी करती है, वही काम पुरुष भी करता है, लेकिन उन दोनों के आप देखिए सैलरी में, उनका जो वेतन है, जो दहाड़ी है, उसमें कितना अंतर है। तो ये श्रम का जो जिस तरह से इन्होंने विभाजन किया है, इस पर भी इक्वल उनको पे मिलनी चाहिए। इस पे भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और सुरक्षा की, जैसे अभी बहनों ने भी बात की है कि जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल बेसिक शुरू से ही सिखाए जाने चाहिए, उनको प्रैक्टिकली बताया जाना चाहिए। एक कहना चाहिए, एक पीरियड ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में बताया जाए, हमें उन बच्चों को बताया जाए। आज जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, वो समझते हैं कि माता पिता बहन भाई बस यही परिवार है, वो ये नहीं समझते कि हमारे दादा दादी नाना नानी ऊपर ही हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, उनका बड़ों का सम्मान करना, घर पे जो मेहमान आया उसका सम्मान करना। आज हम मिलना भी पसंद नहीं करते, तो कोई बाहर का गेस्ट आ भी जाता है तो सब बच्चे भी ये सोचते हैं कि कब जाए। तो ये जिस तरह से हमारी जो परंपराएं छूटती जा रही हैं, जो हमारे संस्कार है जो पीछे छूटते जा रहे हैं, उन सबको फिर से हमें रिवाइव करने की जरूरत है। इसकी शिक्षा स्कूल में भी होनी चाहिए और घर पर भी इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। आजकल सामाजिक संस्थाओं ने इसको बहुत बड़ा उठाया है, एक मुद्दे के रूप में लिया है। जगह जगह गोष्ठी हो रही है कि मातृ बंधन कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि अपने पुराने संस्कार है जिसको हम तो छोड़ रहे हैं और विदेशी उसको अपना रहे हैं। तो ये सब बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो मैं निश्चित समझती हूँ कि आज जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, जिस तरह से महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो ये सबको मिलकर बहुत सारे प्रयत्न करने की जरूरत है ताकि महिलाओं में, बच्चियों में एक आत्मविश्वास पैदा हो और वो गर्व महसूस करे कि जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, आज भी जिंदा है और हम अपने आप को गर्व कर सके और जो भारत विश्व गुरु जिसको कहते हैं वो दर्जा आज फिर से प्राप्त कर सके। बिल्कुल। बुलबुल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में। बुलबुल, आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी जो हमने बहस की है इस टॉपिक को लेकर, आपको क्या लगता है कि कहां बदलाव की जरूरत है? क्या वाकई सुरक्षा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहद जरूरी है महिलाओं के लिए, या फिर हमें किसी और दिशा में कदम उठाने की जरूरत है? दिशाओं में कदम तो बहुत से उठा चुकी है सरकार और बहुत से कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, लेकिन जागरूकता, जैसा कि दी ने बोला कि जागरूकता की बहुत कमी है हम लोगों में कि आज हमारे लिए कौन सा एक्ट है, हमारे लिए कौन सी हेल्पलाइन है, इसके लिए कोई सेशंस नहीं हो रहे हैं। और अगर सेशंस भी होते तो 2 दिन बाद में गर्ल्स भूल जाती है। दूसरा, पहले भी मैंने एक चीज कही थी कि 7 दिन में या 2 दिन में कोई लड़की सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकती है। जैसा कि स्कूल्स में और हमारे अगर हम लोग ग्रेजुएशन करने जब आते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, उनमें हम देखेंगे हिंदी, इंग्लिश या हम लोग कुछ भी, कंप्यूटर हमारे लिए उनका कंपलसरी होता है, उनका एग्जाम भी होता है, इवन उनकी डिग्री भी हमारे को कंसिडर की जाती है। तो क्यों ना सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठाए कि महिलाओं के लिए स्कूल के अंदर या फिर कॉलेजेस में एक पाठ्यक्रम में इसकी एक किताब जोड़ी जाए, इसकी प्रैक्टिकल हुआ जाए और उसको जिसको सर्टिफिकेशन हो जाए उसका 1 साल या 2 साल में उनको दोबारा रिन्यू कराने के लिए दी जाए। अगर एक ये ऐसा बड़ा कदम उठेगा तो जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो सुरक्षित होगा, गर्ल सिक्योर बनेंगी। और दूसरी चीज मैंने देखने को जो देखी है कि लड़कियां आवाज तो उठाती है, महिलाएं आवाज तो उठाती है, बट कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको पीछे करने वाली भी कई महिलाएं होती है। उन्हें लगता है क्योंकि उनकी जो मानसिकता है कि नहीं, अगर हम इसके विपक्ष में बोलेंगे तो शायद हमारे लिए कुछ गलत भी हो सकता है, शायद हमारा भी कल को रेप हो सकता है, शायद हमारे पे भी एसिड मतलब उछाला जा सकता है। तो इन सब चीजों का जो डर है जो हमारे बीच में है वो चीज खत्म होना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो चुकी है, लड़कियों का ड्रॉप आउट्स भी बहुत कम हुआ है, देखने को मिलेगा।
अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स की बात करते हैं तो अभी बीच में बहुत बड़ा एक हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा था कि सैनिटरी नैपकिन्स की क्या क्वालिटीज आ रही है। हमारी पर्सनल हाइजीन सबसे बेसिक चीज है हमारे लिए, जिसके बिना हम लोग स्वस्थ नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या आ रही है, तो उस पे काम कौन करती है? सरकार काम करती है। तो सरकार को इन मुद्दों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय अगर मैं एक एजुकेटेड नहीं हूं, मैं इतना मानती हूँ अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ बट मैं सुरक्षित हूँ तो मेरा जीवन अपना अच्छे से बिता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एजुकेटेड हूँ और मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं मेरा जीवन अच्छे से नहीं बिता सकती। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज देखते हैं हमारे इंडिया में, निजी आप लोग देखते हैं, वहां पे नाइट शिफ्ट्स करती हैं लड़कियां, वो इतना अपने आप को सिक्योर क्यों फील करती हैं? वहां पर वो इतना सिक्योर एनवायरनमेंट क्यों देखते हैं? क्योंकि पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे 24 आवर्स में एक्शन लिए जाते हैं। क्यों हमारे यहाँ पे न्यायपालिका में इतना लचीलापन है? क्यों सबसे ज्यादा संविधान में कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने गए, लेकिन उनका पालन जिस तरीके से हो रहा है, पहले सेशन कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाता है, तो इसको क्यों ना शॉर्ट एंड स्वीट बनाया जाए कि हाँ ये वाला कोर्ट है, यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर होंगे, उसके बाद में कहीं भी जो भी सजा मिलेगी वो यहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें अगर सरकार बदलाव लाएगी तो हम महिलाएं भी सशक्त होंगी, और जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं जैसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिए मतलब बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उस जगह पुरुषों को भी हम लोग एक कार्यक्रम चला सकते हैं। एक छोटा सा हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं कि पुरुषों को वो एक जर्नल की लड़की के साथ में कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रहना चाहिए, उनको किस तरीके का टच पसंद है, किस तरीके की आपकी वार्तालाप पसंद है कि आप कहाँ पे देख रहे हैं और कहाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लड़कों में उनके परिवार में लड़कियां नहीं होती है, तो उनमें वो मेंटलिटी नहीं होती कि हम सामने वाले के सामने कुछ भी बोल जाते हैं। तो उनको शिक्षा देने का सबसे पहला काम परिवार का होना चाहिए। अगर वो शिक्षा के प्रांगण में आ रहे हैं तो वहाँ के टीचर्स का होना चाहिए, और अगर वो किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मेन हेड्स होते हैं उनका होना चाहिए कि नहीं, आपको लड़कियों से इस तरीके का व्यवहार करना होगा। तो ये सब चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। शिखा जी, आपको क्या लगता है कि कुछ और भी ऐसी बातें हैं या ऐसे विषय हैं जिन पर इसी मामले में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि जब महिला के अधिकारों की सुरक्षा की या नारी की या वुमेन्स डे की बात आती है तो हम सिर्फ महिलाओं से ही क्यों बात करते हैं? भाई कभी भी हम चार ही हैं और चारों महिलाएं क्यों हैं? क्यों नहीं यहाँ पर एक पुरुष बैठकर महिला अधिकारों की बात कर रहा है? क्यों नहीं किसी पुरुष से ही पूछा जाता कि महिलाओं के लिए जो भी कानून बनाए गए क्या वो सही है? जब हम पुरुषों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी, और वो अपने घर में अपनी बेटियों को सबको, हालांकि मैं समझती हूँ कि सभी जागरूक है, समझाते हैं, तो ये चीज क्यों नहीं हम पुरुष को इन्वॉल्व करते? हम ये क्यों कहते कि हमारे अधिकार के हमें बराबरी चाहिए, हमें उनसे ऊपर उठना है? हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि पुरुषों से भी हम ये कहें कि क्या आप इस चीज से सहमत हैं? उनके मन में विचार लाने के लिए उनको इस तरह से इन्वॉल्व करना जरूरी है। दूसरा मैं कहूंगी, जैसा अभी बिटिया ने कहा कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे लड़कियां नहीं होती, तो जो मैंने एक अभी कहा था कि सेल्फ डिफेंस के सेशन रिपीटेशंस में होने चाहिए जिससे कि वो भूले नहीं, और इसी के साथ मैंने एक बात कही थी कि साइकोलॉजिकल सेशन भी होने चाहिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी होने चाहिए। अगर स्कूल में या कॉलेजेस में इस तरह के सेशंस होंगे तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं समझेंगी कि क्या चीज उनके लिए सही गलत है, बल्कि लड़कों के लिए भी सेशंस होंगे और उन्हें समझाया जाएगा कि आप किस तरह से एक सोसाइटी में जब रह रहे हैं तो आपको गर्ल्स के साथ कैसे रहना चाहिए और क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और अगर हम बात करें मीडिया की, तो सच में आजकल जैसे गूगल और ये चीजें बहुत ज्यादा चल गई हैं, तो बच्चे इसका सदुपयोग करने की जगह काफी जगह दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो वह इस चीज को भी थोड़ी बहुत इसमें रोकथाम करनी चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर जो मुद्दा है हमारा, काफी कुछ बातें निकल कर आई हैं कि सुविधाएं सुरक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और सुरक्षा से ऐसे कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिन पर न केवल नजर डालने की जरूरत है बल्कि प्रॉपर तरीके से उन पर काम करने की जरूरत है, उन्हें एप्लीकेबल, उन्हें अप्लाई करने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक पूरे तरीके से सुविधा की बात कहें या सुरक्षा की बात कहें, महिलाओं को वो चीज उतने प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो स्टूडियो में आए और बातचीत हमारे साथ की। अगले हफ्ते नारी में फिर हम हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर, और हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर हम आपको जानकारी प्रदान कर सके जो कई बार महिलाओं को नहीं होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।